फेस टू फेस में हमारे साथ 2014 बैच के आईएएस अक्षय त्रिपाठी हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम खास बात करेंगे। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद आपका रुझान एकाएक सिविल सर्विस की ओर गया, कैसे? इसकी मैं अगर बात कहूँ तो ये सोच पहले से रही, लेकिन फिर ड्यूरिंग प्रोफेशनल पढ़ाई दूसरी तरफ डाइवर्ट हुए कि आगे कुछ और करियर में आना। परंतु वो क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जो सोच रही वो वापस निकल के आई और फिर ये फैसला लिया कि जब फाइनली आप मतलब करियर में के पॉइंट पे थे, हम अपने मतलब उस जंक्चर पे थे, तो ये सोचा कि कोई ऐसा प्रोफेशन चुना जाए जो अगले 30-35 साल करने में मज़ा आए, एंजॉय करें और उसको सार्थक बनाया जा सके। क्योंकि उस समय एक ऐसा पॉइंट था कि जिस भी करियर या कि जिस भी लाइन में जाते फिर आगे अपनी लाइफ उसी में हमें बितानी पड़ती। तो उसी समय फिर ये निर्णय लिया कि भले ही पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो, लेकिन अभी समय है इसको दोबारा सिविल सर्विस की तरफ मोड़ सकते हैं, और वही फिर किया गया। बात की जाए स्टूडेंट लाइफ की, क्या आप किताबी, जैसे कहते हैं कि किताबी कीड़ा है, या स्पोर्ट्स की ओर आपकी ज़्यादा रुचि थी, या म्यूजिक, या कोई और हॉबी जिसमें आपका ध्यान केंद्रित हुआ? किताब पढ़ने का शौक तो हमेशा से मुझे रहा और आज भी है कि जब भी समय मिलता है तो कोशिश करता हूँ कि दिन के 20 से 30 पन्ने मैं किसी न किसी किताब के पढ़ सकूँ। पर उसके अलावा ड्यूरिंग मतलब जब बचपन में थे और बढ़ रहे थे, ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो, तो स्पोर्ट्स और म्यूज़िक का भी शौक रहा। अभी भी जब भी मौका मिलता है तो लॉन टेनिस खेल लेते हैं। इनफैक्ट जब लखनऊ में स्कूल के समय रहते हुए यहाँ पर जो इंटर स्कूल अविनाश चतुर्वेदी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है वो भी उस टीम में रह के जीती हमने, और तो इस तरह का रहा। बाकी अब आज के टाइम पे जो जैसा समय मिलता है उस वैसा खेल लेते हैं। सर, आपकी कार्यशैली की अगर बात की जाए, सुबह से आप आ जाते हैं, देर शाम तक मीटिंग समीक्षा बैठक, अपने अधीनस्थ जितने भी आपके अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ में मीटिंग्स होती हैं। इससे पहले भी क्या आप जहां भी पोस्टिंग आपकी हुई वहां भी इस तरीके की कार्यशैली आपकी रही है? नहीं, मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि अब बहुत मतलब लंबी मीटिंग्स है, बहुत वो मेरा वो नहीं रहता। परंतु किसी भी पद पे जब हम नए ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत के 3 महीने का टारगेट यही रहता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उन सेक्टर्स में ये डिफाइन करना कि उन सेक्टर्स में हमें क्या अचीव करना है, और जो हमें उसमें अचीव करना है उसके हिसाब से हमें क्या पैरामीटर रखने हैं जिसकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो शुरुआत के समय में बस वही ज़्यादा समय लगता है कि जैसे यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जो बैठ के करके हम ये निर्धारित कर रहे हैं कि जैसे इन्फोर्समेंट में है, इन्फोर्समेंट में हम कौन कौन से पॉइंट मॉनिटर करेंगे जो बस ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर कर सके और छोटी सी मीटिंग हो तो अभी वो फॉर्मेट बने। फिर जैसे ग्रुप हाउसिंग है उसके लिए, तो इसी तरह करके एक एक सेक्टर हमारा फाइनलाइज होता जा रहा है। फिर वो तो बस अगर उस फॉर्मेट में अगर हमें सूचना मिलती रहेगी तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होगा। तो वो फिर पीरियोडिक बैठक उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से या साप्ताहिक रहेगी या 15 दिन पे रहेगी या महीने भर रहेगी। तो ये शुरुआत का पीरियड बहुत क्रूशियल होता है कि अगर हर सेक्टर में हमें जो अचीव करना है उसके अगर हम KPIs हैं कि किस तरह से उसको अगर डिफाइन कर लें और उन KPI को अचीव करने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट्स मॉनिटर करेंगे, तो वो डेफिनेशन में शुरुआत के से 2 से 3 महीने लगते हैं, फिर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। विकास प्राधिकरण में आपको 2 महीने होने वाले हैं, और बात की जाए यहाँ के, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि तमाम जो यहाँ की फाइलें होती हैं उसमें बड़ा हेर फेर रहता है, फाइलें गायब हो जाती हैं किसी भी योजना की बात की जाए। तो क्या इसको रोकने को लेकर कोई आपने कदम उठाया है अभी तक या आगे करेंगे? तो यहाँ जो अभी मतलब जब किसी भी अगर फील्ड में आप देखें कि अगर एक स्केल के ऊपर अगर काम बढ़ जाता है, जैसे अगर एक नंबर ज़्यादा कर्मचारी हो जाते हैं, एक नंबर ज़्यादा फाइलें हो जाती हैं, तो मैनुअली उसको ट्रैक करना और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि अगले 6 से 8 महीनों में 2 चीज़ों पे यहाँ पर टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से ज़रूर काम हम कर रहे हैं कि एक जो हमारा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन, उसको पूरी तरह से रिफॉर्म करके और उस पर जो ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन हम लागू कराएंगे जिसके माध्यम से उसमें टेम्परिंग की कोई संभावना नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ जो हमारे मैप से रिलेटेड है उसको हम इस फॉर्मेट पे ले जाएंगे कि हम किसी भी अगर ज़मीन पे की अगर देखें या उस पर मतलब पॉइंट करें तो वो ज़मीन खसरे पे कहाँ पड़ रही है, मास्टर प्लान पे किस पॉइंट पे पड़ रही है, ड्रोन और सैटेलाइट के अनुसार एक्चुअल किस जगह पे पड़ रही है और उस लेआउट पे हमारी कौन सा प्लॉट पड़ रहा है, एक सिंगल क्लिक से पता चल सके। और इसी की लिंकिंग हम आगे कराएंगे अपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम से, जिससे कि उस सिंगल क्लिक पे उसकी प्रॉपर्टी ओनर्स की और पूरी जो उसकी हिस्ट्री रही है
वो देखी जा सके। तो आगे गोइंग फॉरवर्ड यही चीज़ है कि जहाँ पे हम मैन्युअली चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे वहाँ पर टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर को लेकर के तमाम मीटिंग्स भी हुई हैं शासन स्तर से भी, और आप भी हर मीटिंग में शामिल हुए हैं। सरकार की प्रमुख योजना में शामिल है ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ में। इससे लखनऊ को क्या दिशा मिलेगी? ग्रीन कॉरिडोर की जो प्रथम फेज की डीपीआर है बस रिसेंटली हमने फाइनल करके अब हम शासन को उसको भेज रहे हैं। अगर आप ग्रीन कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की अगर मतलब कल्पना देखें तो उसमें यह है कि हम किसान पथ से लेकर IIM रोड तक और गोमती नदी के दोनों किनारे 4 लेन हाईवे से बंधे के ऊपर रोड बना के कनेक्टिविटी दें। अगर आप देखें कि लखनऊ के लिए ये अच्छा रहा है कि आपका हमारा रिंग रोड्स यहाँ पे रहे हैं तो एक सर्कुलर कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। अब लेकिन अगर देखा जाने लगा कि अगर हरदोई रोड की तरफ से किसी को सुल्तानपुर रोड पहुंचना है तो उसके लिए अगर ये बीच से बीच का कनेक्टिविटी है नदी के किनारे और एक अच्छा एलिवेटेड रोड अगर हमें मिल जाएगा तो बीच की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। CDP को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या हम लखनऊ को औद्योगिक और व्यावसायिक स्तर पर एक अच्छा लखनऊ दे सकते हैं जिसमें लोग रह करके भी यहाँ पर रोजगार भी पा सकें? CDP का कंसेप्ट इसी तरह ये था कि वो किसी विभाग विशेष या किसी सेक्टर विशेष के लिए नहीं था। वो ये था कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम ये तय कर सकें आज की तारीख में बैठते हुए कि आगे आने वाले 20 साल 30 साल में हम अपने शहर को क्या दिशा देने वाले हैं और उसी के अनुसार उसमें हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के अलावा जो CDP के लिए और जोड़ा गया है वो ये है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी उस शहर की क्या रहेगी, वो बिजनेस प्लान भी उनको देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली आगे। तो एक तरीके से आप कहें तो आगे आने वाले 50 सालों के लिए क्या विजन डॉक्यूमेंट रहेगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। तो हमारा प्रयास है कि CDP पे जो अभी कार्य चल रहा है उसको गहनता से हम करें और अगले 2 से 3 महीने में जो हम उसके डॉक्यूमेंट फाइनल दें वो डॉक्यूमेंट ऐसा हो कि आगे आने वाले समय में अन्य विभाग भी उसी के आधार पे शहर का विकास कर सकें। चकगंजरिया में 37 एकड़ जमीन में वेटलैंड की तैयारी चल रही है, इससे पर्यटन को क्या संभावनाएं हैं? 2 उद्देश्य हम इससे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे कि शहरों का विकास होता जाता है तो देखते हैं कि हम कंक्रीट के जंगलों में शहर बदलते जाते हैं। तो ऐसे में शहर के बीच में अगर हमें एक ऐसा स्पॉट मिल रहा है जहाँ पे जिसको हम नेचुरली कंजर्व कर सकें और अगर आज की तारीख में भी देखें तो करीब 250 बर्ड्स की स्पीशीज़ वहाँ पर डॉक्यूमेंट की गई हैं और हमारा प्रयास है कि अगर हम एक बार उसको डेवलप करके कंजर्व करेंगे तो ये संख्या 200 के ऊपर 250 या 300 तक भी जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि लोगों को पर्यावरण से जोड़ते हुए एक पर्यटन का मौका देना कि शहर में रहते हुए आप जहाँ पे रह रहे हैं कि गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर जा रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में एक ऐसा नेचुरल स्पॉट हमारा है जहाँ पे आप जाके नेचर से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने एक बड़ा फैसला लिया, शहर के तमाम पेट्रोल पंप और अस्पतालों को मानचित्र के संबंध में नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्यों? ये जो प्रकरण है ये सिर्फ मतलब कि मेडिकल स्टैब्लिशमेंट या ऑयल मार्केटिंग कंपनी इनके लिए नहीं है। वो चांस की बात है कि पहले उनका हुआ, इसके आगे बढ़ते हुए कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जो ईटिंग प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, होटल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, उसके आगे जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, तो जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हमें एक सुनियोजित विकास की ज़रूरत है कि अगर उनका मैप पास हुआ है उसके अनुसार है तो पार्किंग की समस्या नहीं आ रही है, फायर फाइटिंग की समस्या नहीं आ रही है, तो प्रयास ये है कि चीज़ों को रेगुलराइज करना। जहाँ पर इस तरह से स्थिति आएगी कि उनको हम रेगुलराइज कर सकते हैं वो करेंगे, जहाँ पर नहीं आएगी तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके जो कार्य है उसके अप्रोप्रिएट जो जगह है, जो हमारी योजनाएं हैं या नई योजनाएं हैं जो और लैंड यूज़ के हिसाब से वहाँ पे शिफ्ट करें और मानकों का पालन करते हुए ही कार्य करें। अवैध इमारतों और अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए क्या कोई प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो जो इन्फोर्समेंट की अगर हम कार्रवाई की बात करें तो हमारा प्रयास ये है कि जितने भी हमारे डिमोलिशन ऑर्डर स्टैंडिंग हैं अभी जिनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं उनको अगले 3 महीने में हम सबको एग्जीक्यूट कराएं। जहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई होती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कि हर 15 दिन के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी उन्होंने विजिट किया नहीं किया उसके लिए एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी तैयार हो गया है। आगे आने वाले 1 से 2 हफ्तों में हम उसको इम्प्लीमेंट करके सारे जूनियर इंजीनियर्स को उसको इंस्टॉल करा देंगे। तीसरा, कई बार ये रहता है कि हमारा जो मतलब कह सकते हैं फिजिकल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत स्केल बढ़ जाता है तो फिजिकल इन्फोर्समेंट या फिजिकल वेरिफिकेशन हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैप की जो कार्रवाई कर रहे हैं
उसमें हम एक चेंज डिटेक्शन का भी ऑप्शन रख रहे हैं कि हर 3 महीने या एक पीरियोडिसिटी पे जो हम डेटा लेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन आया है तो वो चेंज डिटेक्ट होगा। तो इस इन्फोर्समेंट के भी क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग जनरेट कर सकेंगे कि कहाँ पे इस बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर वो मैप पास करा के और प्रॉपर एनओसीज के साथ हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हमको उसमें इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी। सील बिल्डिंग्स में जो कार्य चलता रहता है, चोरी छुपे काम होते हैं, उसको लेकर के भी शायद आपने एक प्रयास किया है इसकी जीआईएस मैप के जरिए, तो उसको अभी तक का वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? वो एक मैं जो बता रहा था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है उसमें प्रक्रिया ये रहेगी कि अभी तक के जितने पूर्व के हमारे सीलिंग ऑर्डर प्रभावी हैं उसको हम एक साथ बल्क अपलोड करेंगे और फर्स्ट टाइम जाते हुए जो जूनियर इंजीनियर रहेंगे वो वहाँ की उस एरिया की सारी फोटोग्राफ्स वो करते हुए एक डेटाबेस में सुरक्षित कर देंगे यहाँ पे कि किस स्थिति में था। और उसके बाद ऑटोमेटिक उनको हर 15 दिन के अंदर जाना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर उन्होंने उसको विजिट नहीं किया है तो फिर वो हमें रेड फ्लैग जनरेट करेगा और उस विजिट के दौरान अगर वो पाते हैं कि पिछले से अगर कोई चेंज आया है तो फिर उस पर जो दूसरा ट्रैक होता है कार्रवाई का FIR एंड अदर थिंग्स वो फिर हम फॉलो करेंगे। एलडीए की सीमा के अंदर होते हुए भी तमाम बिल्डर्स होते हैं वो खेल करते हैं और जिला पंचायतों से नक्शा पास करा लेते हैं और निर्माण कर देते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाता है। उसको लेकर क्या कोई अभी आपने प्रयास किया उसको रोकने के लिए? से जुड़े हुए जो इस तरह के प्रकरण है जो कि एलडीए के सीमा के अंदर जो मैप पास करने की अथॉरिटी है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को होना चाहिए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन के कारण उन्होंने भी ये किया है। तो इससे पूर्व में भी उनको इससे सूचित किया गया है, वर्तमान में फिर से हमने सूचित किया है और जो इस तरह के बिल्डर्स या वो हैं उनको हमने उनके लिए जो सेपरेट इन्फोर्समेंट कार्रवाई है वो हम शुरू कर रहे हैं कि उसको नहीं मानते हुए हम एलडीए की तरफ से उसमें कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई विधिक पहलू वो लेके आते हैं कि जिला पंचायत से मैप पास होने की स्थिति में भी वैलिड है तो उसको देखा जाएगा, अदरवाइज हम उसको एलडीए की सीमा के अंदर मानते हुए अपनी तरफ से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे। पूर्व में अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं, लोग जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं बिजली के, खासतौर से अलीनगर सुनहरा से लोग काफ़ी आए, आपसे मिले भी, तो उस संबंध में शायद आपने यूपीपीसीएल को पत्र भी लिखा है, अभी तक उसमें क्या फीडबैक है? अब इसमें जो इस तरह की अवैध कॉलोनीज थी वहाँ पर उसके लिए यहाँ से अनुरोध किया गया था यूपीपीसीएल से कि उनको कनेक्शन ना दिया जाए और उसके क्रम में कनेक्शन रोक दिए गए थे। उनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया था कि उनकी जो एक विधिक व्यवस्था है यूपी सप्लाई कोड के उसमें इस तरह का कोई प्रोविजन है कि ऐसे लोगों को अंडरटेकिंग के साथ कनेक्शन दिया जा सकता है और आगे अगर डिमोलिशन की कार्रवाई होती है तो उनका उत्तरदायित्व होगा। तो उसी को हम जरा अपने यहाँ पे उसका विधिक पहलू का परीक्षण करा रहे हैं। जैसे ही वो ये चीज़ होती है कि वो इससे क्लियर है तो हम उनको सूचित करेंगे कि वो चाहें तो अपने इसके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा अनुरोध फिर भी यही रहेगा कि हमारी सहायता वो एक अच्छी टाउन प्लानिंग हो सके उसके लिए हमारी सहायता ज़रूर करें कि ऐसे कनेक्शंस को रोका जाए। परंतु अगर उनके यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि दिया सकता है तो वो अपने एक्ट और अपने नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्व से जो बने हुए तमाम अपार्टमेंट्स में फ्लैट्स खाली पड़े हैं एलडीए के, उनको कैसे आप जो है क्या कोई योजना लाएंगे, कोई स्कीम ऐसी लाएंगे? क्योंकि काफ़ी जो है पैसा, एक तो डंप भी है, दूसरी चीज़ जो है चीज़ें कंडम हो रही हैं। हाँ, तो ये जैसे इशू मतलब ये काफ़ी बड़ा इशू है हमारे सामने कि किस तरह से हम अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को जल्दी से जल्दी निकालेंगे। तो उसके लिए हमने 4-5 नई चीज़ें की हैं और उसका रिजल्ट देखे कुछ दिन में आना चाहिए कि जो हमारी हाउसिंग वेबसाइट्स होती हैं उससे हमने टाई अप करने के लिए बात कही गई। जो रेरा में रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनसे बल्क सेल की हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो यहाँ पे नई सेटअप हो रही हैं तो उनको हम बल्क सेल का प्रयास कर रहे हैं। प्राधिकरण की और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक हम नई नीति लेके आ रहे हैं कि उसमें कि हमारे फ्लैट्स में ही उनको क्या रियायत दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त एक ये इस पर विचार चल रहा है कि पूर्व में एक बोर्ड से निर्णय हुआ था कि कंसल्टेंट को भी इसमें हायर किया जा सकता है, तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरह से हम उसमें शेयरिंग करेंगे, तो उसके लिए भी हमने नीचे के अधिकारी को एक प्रपोजल बनाने के लिए निर्देशित किया हुआ है। क्या सर नहीं लगता है कि कोई भी योजना लाने से पहले उसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं है, उसको जानना चाहिए? और जैसे पूर्व में हुआ कि आज अपार्टमेंट काफ़ी खड़े हैं, खाली पड़े हैं, फ्लैट नहीं लेने वाला कोई सामने आ रहा है, ज़्यादातर 3 BHK 4 BHK क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। मध्यम वर्गीय जो होते हैं 2 BHK तक ले लेते हैं। तो
पूर्व में इस तरीके की चीजें हुई हैं, क्या आगे इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी या डिमांड सर्वे के आधार पर? अभी तो फिलहाल जो ग्रुप हाउसिंग को लेके जो हमारा इंटरनल डिसीजन है हमारे ऑफिस का, वो यही है कि जो हमारे पुराने सारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी निर्माण बचा हुआ उसको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, अपना वादा लोगों से पूरा करेंगे। और दूसरा जो अनावंटित है, जो अनसोल्ड है, उसको हम पहले उसको सेल करेंगे। अभी नई कोई ग्रुप हाउसिंग की स्कीम इस समय हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। और अगर ये स्थिति आती भी है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें लगता है उपयुक्त, तो वो प्रॉपर डिमांड सर्वे के बाद ही की जाएगी। बिल्कुल। जिस तरह से सर बात की जाए अवैध कंस्ट्रक्शंस की, शुरुआत से ही जब क्षेत्र में निर्माण शुरू हो जाता है और जो क्षेत्रीय अभियंता होता है वहाँ पे, तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन 3 महीने बाद उनका जब वो बदल जाते हैं, दूसरा आता है, तो इस तरीके से खेल चलता रहता है। जब पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसे नोटिस जारी किया जाता है सील का। तो प्रयास ये रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअल मॉनिटरिंग और मैनुअल वेरिफिकेशन हम 100% नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई कर सकता है। तो उसीलिए जैसे मैंने कहा था कि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल टूल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर वहाँ से रिपोर्ट नहीं भी आ रही है, अभी हमारे पास या तो हमारे क्षेत्रीय कार्मिक से रिपोर्ट आती है या फिर विभिन्न जो माध्यम है, चाहे कि मीडिया हो, चाहे लोग हों, चाहे वहाँ के रहने वाले लोग हों, इस तरह से कंप्लेंट आती है। अब हम प्रयास ये रखेंगे कि चेंज डिटेक्शन के माध्यम से ऑटोमेटिक हमारे पास रिपोर्ट आ सके और फिर उसका 100% जो हमारे क्षेत्रीय कार्मिक होंगे उनको उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या इसमें अगर मैप पास था तो कोई बात नहीं, और जो नहीं है तो उसकी कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तमाम जो पार्कें हैं यहाँ पर आपने मीटिंग भी की है पार्कों के सौंदर्यीकरण को लेकर के, ताकि लोगों का रुझान पार्कों तक आए, अभी कुछ निर्देश आपने दिए हैं? हाँ, जहाँ पार्कों और पार्क उद्यान और इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेकर मेरी विशेष रुचि रहती है कि शहर में रहते हुए लोगों को एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ वो पर्यावरण से जुड़ सके, तो उसी के क्रम में पार्क एक अहम कड़ी है। तो जिन जिन पार्क्स का हमारे द्वारा विजिट किया जा रहा है उसमें और क्या फेस अपलिफ्टमेंट हो सकता है, उसकी टाइमलाइन निर्धारित की जा रही है। कि जैसे कि लोहिया पार्क हमने विजिट किया था, तो उसमें जो काम निर्धारित किए थे वो अगले 2 से 3 महीने में वहाँ पर नजर आने शुरू होंगे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये है लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़ी ही मुखरता के साथ दिया। इन्होंने ये भी जानकारी दी कि आगे आने वाले समय में लखनऊ वासियों को क्या क्या योजनाएं मिलने वाली हैं, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में बनने वाले वेटलैंड की बात की जाए, अन्य योजनाएं भी जल्द ही यहाँ पे आने वाली हैं। लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।